क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में ईरान के विरुद्ध भारत की भी जंग लड़ रहे हैं? आप लोग पूछेंगे, बड़ा अजीब सा सवाल है। अमेरिका इजराइल मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये भारत की जंग है। हाँ दोस्तों, मैं आज के वीडियो में इस चीज को प्रूफ करूंगा कि ये भारत के भी फायदेमंद की चीज है। मेरा नाम है संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि भाई अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, इंडिया के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, रशिया के पास भी हैं। आपको क्या दिक्कत है यूएस को कि अगर ईरान में भी न्यूक्लियर हथियार हो जाए? सॉवरेन कंट्री है ईरान, उसका अधिकार है। आपके पास 15,000 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। अगर ईरान 4,000 या 5,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल बना लेता है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना देता है, तो इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? इजराइल को क्या प्रॉब्लम है? ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, वो बना सकता है। आपका कहना उचित भी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका क्यों अटैक करना है, क्यों अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, उसका रीजन क्या है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान और ईरान की आप जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझिए। ईरान में जो चीफ है वो थे खुमनाई, जिनकी आज डेथ हो गई, जिनको एक तरीके से मार दिया गया। वो सुप्रीम लीडर थे। तो पूरा ईरान पब्लिक नहीं चलाती, प्रेसिडेंट नहीं चलाती, आर्मी नहीं चलाती, एक बंदा चलाता था या उसके आसपास के 4 या 5 लोग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती थी कि आप अपने बेडरूम में बैठ के भी डिसीजन ले सकते हैं, कितना भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सेम कंडीशन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान कौन चलाता है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ भी अपने बेडरूम में बैठ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है और उसको कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो जब डिसीजन मेकिंग एक आदमी के पास हो जाती है तो वो डिसीजन मेकिंग कभी सही भी होती है, कभी गलत भी होती है। ईरान की एक डिसीजन अगर गलत है तो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, ईरान, आप खुद जानते हैं कि ईरान की प्रॉक्सीज पूरे वर्ल्ड में है। आप नाम सुना होगा, हिजबुल्लाह, हाउतीज, इवन हमास जो पैलेस्टीन में है। उसके अलावा 100 मलेशियास ऐसे हैं जिसमें 1,000, 2,000, 3,000 लड़ाकू हैं। वो सब एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं ईरान को। और अगर ईरान में आप ये सोचिए लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स आ जाती हैं जो खुदा ना खास्ता वहां से एक जगह होती हुई यूएसए तक पहुंच जाती है, तो क्या होगा? अगर बाई चांस किसी भी तरह ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हथिया लिए या बना लिए, फिर क्या हो गया? फिर तो चौड़ा हो गया पाकिस्तान की तरह, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका। अब 2 तरीके थे। एक तरीका कि वो खुद न्यूक्लियर आर्म बनाए, जिसमें कि उसको 5 या 6 साल लगते। यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, यहां तक तो आपको पता है। दूसरा, या वो किसी से ले ले। किससे लेगा? देखिए, चाइना उसको देगा नहीं, क्योंकि चाइना का देने का मतलब है कि डायरेक्ट अमेरिका से 1-on-1 लड़ाई। रशिया दे नहीं सकता। कौन देगा? पाकिस्तान, जो कि बिकाऊ है, जो भिखारी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ईरान पाकिस्तान से बोलता है कि अगले 10 साल तक आप हमसे पूरा फ्यूल फ्री में ले लो और हमें न्यूक्लियर हथियार दे दो, क्योंकि डिसीजन एक आदमी के पास है, तो अगर उस आदमी ने डिसाइड कर लिया हां जी दे दो। ऐसे न्यूक्लियर हथियार देना इतना आसान नहीं है कि आप पेन पेंसिल दे रहे हो, सिस्टम देने पड़ते हैं उसके लिए। अगर दे दिया, फिर अमेरिका क्या करेगा? इसलिए देखिए, अमेरिका और इजराइल ने क्या किया। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने चुंगल में लिया। उनके आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला के 2-3 बार खाना भी खिलाया। उनको बोर्ड ऑफ पीस में भी ले गए। उनको वैल्यू दी। वैल्यू इसलिए दी, देखिए कुत्ते को कोई वैल्यू नहीं देता, उसको प्यार कर सकता है, पुचकार सकता है, लेकिन उसको गोदी में बैठा के अपने साथ में खाना नहीं खिला सकता। लेकिन ट्रंप ने किया, इसलिए किया क्योंकि उसको पाकिस्तान पे विश्वास नहीं था कि यार ये पाकिस्तान कहीं अपना न्यूक्लियर हथियार दे ना दे ईरान को। तो उसने एक तरफ तो क्या कि नहीं, पाकिस्तान नहीं देगा, उसको अपनी तरफ मिला लिया। अच्छा, अब दूसरा,
इसको, अमेरिका को ये पता है कि चलो अभी के लिए तो हम सेफ हैं, 5-6 साल लगेंगे, अगर इन्होंने बनाने की कोशिश भी की तो 6-7 साल लगेंगे, लेकिन 6-7 साल के बाद क्या होगा? अगर बाई चांस किसी तरीके से भी न्यूक्लियर हथियार आ गए ईरान के पास, तो क्या होगा कि आप ईरान को अटैक तो कर नहीं सकते। उसके बाद चाहे ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, चाहे टैंक बनाए, चाहे युद्धपोत बनाए, आप क्या कर सकते हो? आज तो आपके हाथ में है करने के लिए, आप अटैक कर सकते हो ईरान के ऊपर, उसको, ईरान को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कल को जब ईरान के पास न्यूक्लियर आर्म्स आ जाएंगे, उसके बाद अमेरिका का से ईरान पे खत्म हो जाएगा, इजराइल कंट्री खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ईरान के मलेशियास हैं, हमास हैं, आप हमास को भी टच नहीं कर सकते, उसके बाद आप हौतीस को भी टच नहीं कर सकते, आप हिजबुल्लाह को भी टच नहीं कर सकते। और ये जितने भी ग्रुप्स हैं, आतंकवादी ग्रुप्स हैं, ये फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे, इनके नंबर्स और बढ़ेंगे, क्योंकि एक जो रिलीजियस अशुद्धता बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, उससे ये लोग और एकत्रित होंगे। इसलिए मैंने अपने पहले वीडियोस में भी यही बोला था कि अमेरिका को जो करना है जल्दी करना है, और जल्दी का मतलब 1 साल 6 महीने नहीं है, जल्दी का मतलब 1 महीने में, और एग्जैक्टली 1 महीने के बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया। और आपको एक बात पता है, ओमान के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि देखिए, हमने मीडिएशन कराने की कोशिश की थी और ईरान मान गया था कि ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, इवन हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बना रहे हैं, 2000 किलोमीटर की नहीं बना रहे हैं। और ये जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया में हैं, उन्होंने इंडिया में इंटरव्यू में बोला। अब ट्रंप को लगा, यार अगर इन्होंने दोनों चीजें मांग ली तो हम अटैक क्यों करेंगे, हमारे पास लॉजिक क्या है अटैक करने का। तब उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला कि ईरान हम पे अटैक करने वाला था कि हमने अटैक कर दिया। अब आज यूएस की कांग्रेस ने पूछा है कि भाई, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहां से थी कि ईरान आपके ऊपर अटैक करने वाला है। अब ट्रंप फंस गए और ट्रंप इसका जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अपने पॉइंट पे दोबारा आता हूं। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद है, एलईटी है, ये सब है जो कि एक इंडिया सेंट्रिक है, मलेशियास हैं, आतंकवादी गिरोह हैं, लेकिन ये इंडिया सेंट्रिक है, ये वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन हिजबुल्लाह है, हौती है, हमास है, ये पूरे वर्ल्ड को, स्पेशली यूएसए को इफेक्ट कर रहे हैं। और इनमें मैं आईएसआईएस को अभी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि दे आर एंटी ईरान, दे आर बेसिकली इराकी जो है मलेशिया है, एंटी यूएस वो भी है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में और ईरान में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्यों अमेरिका डरता है पाकिस्तान से और ईरान से, क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड भी तो है, पड़ोसी भी तो हैं। और ईरान के पास कुछ हो ना हो, करेंसी हो ना हो, तेल तो है जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब देखिए, अमेरिका को और इजराइल को अटैक तो करना ही था, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आपने ईरान को खत्म कर दिया, और मैं आपको अभी एक चीज और बता रहा हूं कि केवल रिजीम चेंज से काम नहीं चलेगा, इनको आईआरजीसी को भी खत्म करना पड़ेगा, जो उनकी फोर्स है वो भी पूरी खत्म करेंगे। न्यूक्लियर की जो इनके इंस्टॉलेशन है उनको भी तहस नहस करेंगे, कि इनको दोबारा अगर उन्होंने बनाने की कोशिश की भी तो उनको 50 साल लगे आज से, वो पूरा तहस नहस करेंगे, उसके बाद ही वहां से निकलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। और आज ट्रंप ने कह भी दिया है कि ये, दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट अटैक, दिस इज द फर्स्ट अटैक and we will continue with that and it may go for months together, at least for a month। ये ट्रंप ने आज बोला है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा अच्छी तरीके से तहस नहस करेंगे। और आपको पता है कि आज इजराइल ने लेबनान पे भी अटैक किया है, हिजबुल्लाह पे, उनका सबसे बड़ा लीडर मारा गया आज, हमास को खत्म कर दिया, हौतीस को लगभग खत्म कर दिया। तो अगर ये सब मिलिशियास खत्म हो जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड एक में ज्यादा पीस होगी, शांति होगी। और जो आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो शिप्स जाती है, पूरे वर्ल्ड का 20% शिपमेंट वहीं से होता है, वो कम से कम बिना रोक टोक के तो चलेगा। तो क्या हुआ,
अल्टीमेटली यूएसए वॉर तो लड़ रहा है पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में शांति आ गई। क्यों? अब देखिए कि अगर ईरान की पावरलेस हो जाता है ईरान, तो आपको पता है ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो दे आर अगेंस्ट ईरान। यूएई देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, और वहां पे ऐसा है भी नहीं, मलेशियास हैं भी नहीं वहां पे, बहरीन देख लो, कतर देख लो, सब अगेंस्ट पे। बहुत कम कंट्रीज है, मतलब इस समय देखा जाए तो ईरान, एक ईरान है 11 कंट्रीज से लड़ाई कर रहा है, 11 कंट्रीज से एक साथ छटपटा रहा है। ईरान खुद जानता है कि वो जीत नहीं सकता है, और कल ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने बोल ही दिया है कि आप बात करने को तैयार हैं हम। आज लेकिन अमेरिका बात करेगा नहीं, वो बात करने को तैयार नहीं होगा, वो जब तक खत्म नहीं करेगा। और इन जो हमास है, हिजबुल्लाह है और हौती है, तीनों मेनली, इनको जब तक पूरे तरीके से खत्म नहीं करेंगे ये वॉर रुकेगी नहीं। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये वॉर केवल केवल इजराइल की और यूएसए की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की है। और ये रीजन है कि यूरोप भी अब साथ में आ गया है इस वॉर में अमेरिका के। अब अपने पॉइंट पे आते हैं, भारत कैसे इन्वॉल्व हो गया बीच में? भारत कैसे इन्वॉल्व हो गया? वाई इंडिया? देखिए, आपने देखा होगा मोदी जी ने आज नेतन्याहू से बात किया, अपने ये यूएई के जो किंग हैं उनसे बात किया, प्रिंस हैं सॉरी, उनसे बात किया, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उनसे बात किया, सबसे बात कर रहे हैं। ईरान में किसी से बात नहीं की, और ईरान ये भी नहीं बोला उन्होंने कहीं पर भी कि जो अमेरिका ने अटैक किया है वो गलत किया है। जो ईरान ने यूएई पे अटैक किया उसकी निंदा की है। क्यों? क्योंकि इंडिया वांट्स टू बी इन द राइट साइड, जो करेक्ट साइड है उसकी तरफ जाना चाहती है। हो सकता है मोदी जी कल फॉर्मेलिटी में कुछ बोलें, लेकिन इनडायरेक्टली मन में वो भी जानते हैं कि जो वहां पे रिजीम चेंज होगी उससे वहां के लोगों का भी फायदा होगा, ईरान के लोगों का, और इंडिया का भी फायदा हो गया। इंडिया का कैसे फायदा होगा? एक तो मैंने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो क्लियर हो जाएगा आतंकवादियों से, तो एक्चुअली जो जितने भी शिप्स वहां पे जाती है उनकी इंश्योरेंस वैल्यू बहुत कम हो जाएगी जब एवरीथिंग इज ओके। एक रीजन तो ये। दूसरा, रिजीम चेंज होती है, यूएस के सैंक्शंस खत्म होंगे, यूएस के सैंक्शंस खत्म होंगे तो वहां से ऑयल ले सकता है इंडिया, और 4 बार पोर्ट को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है नए रिजीम के साथ। अच्छा, अब तीसरा सबसे बड़ा रीजन, उसके पहले आप ये 2 छोटे छोटे क्लिप देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है, वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया वो। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खमेनी की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया, बहुत रोए थे। मैम क्यों नहीं रोगी जब वे हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? इसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी क्यों रोते हम? खमेनी के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? अमेरिका का साथ भारत नहीं दिया तो फिर आगे चल के अमेरिका भी भारत का साथ नहीं देगा तो फिर क्या होगा हमारे देश का? तो हम क्या करें? हमें नहीं मतलब है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आप ये सोचिए कि देखिए, जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, जो लड़ाई करने वाले हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो अफगानिस्तान में भी हैं। पहले जो भी तालिबान थे वहां पे वो प्रो पाकिस्तान थे, अगेंस्ट इंडिया थे। आपकी पीटीआई की एक मिनिस्टर ने ये बोला भी था कि अब तालिबान आ गए हैं अफगानिस्तान में तो वो क्या करेंगे जी, हमको कश्मीर लेके देंगे। इतना सोचते थे वहां के लोग, लेकिन अपोजिट हुआ। ठीक है, आज के दिन में तालिबान आर वेरी नियर टू इंडिया एंड दे आर अटैकिंग ऑल गन्स टू पाकिस्तान। ये रिजीम भी कितने दिन चलेगी? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद अगर दोबारा रिजीम आई, किसी और ग्रुप की आई, और वो प्रो पाकिस्तान हुआ और प्रो इजराइल हुआ, सॉरी प्रो ईरान हुआ,
और फिर ये आतंकवादी हरकतें अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में हुई तो हिंदुस्तान क्या करेगा? क्योंकि आज पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, बीएलए को। तब अगर कल को गोटी उनके हाथ में आई तो वो ट्राई करेंगे कि अफगानिस्तान से आतंकवाद इंडिया में आए। क्या गारंटी है कि कल ऐसा नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई लड़ाकू है तो उनका काम है लड़ाई करना, उनको तो दुश्मन चाहिए। इस समय तालिबान को दुश्मन चाहिए था, उनको पाकिस्तान मिला। कल को दुश्मन चाहिए होगा, हिंदुस्तान मिलेगा। और आपने जो 2 वीडियोस देखे अभी, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है, अफगानिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको हिंदुस्तान में बहुत मिलेंगे। देखिए, जैसे खमनाई को जो उनकी डेथ हुई है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं लोग कि हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हम ईरानी हैं। हमने अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाई हैं, शहादत की कहानियां सुनाई हैं। और हम शहादत देंगे, जितने भी शहादत देंगे। पैलेस्टीन में बोलते बोलते कितने लोग चले गए, एक बंदा नहीं गया ना पाकिस्तान से ना हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। जाएंगे ये भी नहीं, लेकिन बोलने के लिए। लेकिन हाँ, यहां पे रह के अगर कोई बाहर का एक आतंकी ग्रुप इन जैसे लोगों को मिलाना चाहता है, अपनों से सपोर्ट लेना चाहता है, इंडिया की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो बहुत आराम से पास ऑन हो सकती है। अगर ये ग्रुप्स बड़े हो गए तो, फंक्शनल हो गए तो, अंडर ईरान रिजीम, अगर ईरान रिजीम जिंदा रहती है तो। और ये लोग देखिए, ये भी कह रहे हैं कि हम ईरानी हैं, हिंदुस्तान में तो बस रह रहे हैं। और जो खमनाई है वो हमारे सरबराह हैं, ठीक है, सरबराह हैं। और मैं किसी को बुरा नहीं मानता, इवन डेथ के बाद तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ईरान में उन्होंने हालत कर दी थी, पब्लिक की, लेडीज की, एजुकेशन की, बर्बाद करके रख दिया था एक रिजीम ने पूरी कंट्री को। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो शिया मुस्लिम हैं, वो उनको अपना लीडर मानते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ईरान के रिलीजियस लीडर हैं, वो आपके कैसे हो गए? आप हिंदुस्तान में रह के आपके लीडर खमनाई कैसे हो गए? मोदी क्यों नहीं हुए? आपने वीडियो देखा ना? तो अगर सऊदी अरेबिया और ईरान चाहे आज के 10 साल के बाद, मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूं कि ईरान जैसा है वैसा ही चलेगा, तो शिया और सुन्नी की वॉर इंडिया में होगी। ना सऊदी अपनी जगह लड़ेगा, ना ईरान अपने घर में लड़ेगा, दोनों अपने प्रॉक्सी से इंडिया में करेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है, आज नहीं होगा, ये 10 साल 15 साल के बाद होता, जब इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 20-25% हो जाती, तब ये होता। तो एक तरीके से इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो वॉर है, ये जो ईरान का खात्मा है, हिजबुल्लाह का खात्मा है, हमास का खात्मा है और हौतीस का खात्मा है, ये जो बाकी 100 भी छोटे छोटे मलिशियाज हैं, वो उनको भी खत्म करेगा। वो भी पनपेंगे नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, कहीं 500 लोग, कहीं 1000 लोग, कहीं 1500, सब कोई ना कोई कंट्री उनको खाना दे रही है, अपना पेमेंट दे रही है कि तुम पेमेंट लेते रहो, सैलरी लेते रहो, जब जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। वो सब खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया एक बहुत सेफ जगह हो जाएगी रहने के लिए। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों, कि इनडायरेक्ट वे में क्या दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया और द एंटायर वर्ल्ड, और इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। आज तो ईरान ने बोल दिया कि ये पाकिस्तान अपने एयर बेसिस दे रहा है यूएसए को, तो उसने अपने एयर बेसिस ही बंद कर दिए। आज टसल शुरू हो गई है। और उसके बाद जब ये आतंकवादी कम रह जाएंगे, कम का मतलब नंबर ऑफ एसोसिएशंस, जैसे कि मैंने बोला एलईटी है, जैसे मोहम्मद है, ऐसे ऐसे जब कम रह जाएंगे तो इनको पूरी दुनिया का कंसंट्रेशन फिर इन पे होगा। आज कंसंट्रेशन इन पे नहीं है क्योंकि वो लोकलाइज्ड हैं एंड अगेंस्ट इंडिया ओनली हैं। जब
पूरे वर्ल्ड में शांति होगी, तब पूरे वर्ल्ड का कंसंट्रेशन इन पे भी होगा कि अब उनको खत्म कर दिया, अब इनको भी खत्म करो। आप बताइए दोस्तों कि ये इंडिया के लिए अच्छा है या नहीं है? आप किसके साथ हैं? कोई भी रिजीम है, अगर वो डेमोक्रेसी के पॉलिसी से आई हुई है, सिस्टम से आई हुई है, तो मान्यता प्राप्त होती है, हम उनके साथ हैं। लेकिन ईरान की जो रिजीम थी उसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। पावर एक आदमी के पास है और ये हमेशा घातक होता है, हमेशा घातक होता है अगर पावर किसी एक आदमी के पास है, क्योंकि वो कब क्या डिसीजन ले ले और वो पूरी दुनिया पे भारी पड़ जाए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने राय जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।